कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एटीएस में आईजी भी रहे और अब राजनेता बने असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। असीम अरुण जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे समय देने के लिए बहुत आभार। अरुण साहब, एक पुलिस कमिश्नर की जो पोस्ट होती है वो भी काफी वैभव वाली होती है और कहा जाए एक ग्लैमरस पोस्ट होती है। ऐसी क्या बात थी जो आपको उससे राजनीति में आने को प्रेरित कर रही थी और आपने राजनीति ज्वाइन किया? कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, हमारे बारे में दूसरे बहुत बड़े लोग कुछ ऐसी परिकल्पना करते हैं और हमारे मन में एक विश्वास, एक कल्पना जागृत करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा विस्तृत कुछ कर सकते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजनीति या किसी राजनीतिक पार्टी से निकटता ये मेरे एजेंडा में कभी कहीं था ही नहीं और मैं एक पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे शिद्दत के साथ पुलिस का काम कर रहा था और उसमें बहुत आनंद ले रहा था। लेकिन जब ये सुझाव मेरे सामने आया, मैंने इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया। जो मुझे इसमें कमियाँ लगीं, उनके बारे में चर्चा हुई, निराकरण मैंने उसका अपने मन में किया और फिर मुझे लगा कि जो ईमानदारी, शिष्टाचार, सबको साथ लेके चलना, विशेषज्ञता के साथ काम करना मैं पुलिस में कर रहा हूँ और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। लोक सेवा में आने से मैं इस कैनवास को और बड़ा कर सकता हूँ और मैं इसको इस बात से नहीं जोड़ूँगा केवल एक चुनाव से। राजनीति में, लोक सेवा में चुनाव तो आते हैं, जाते हैं, पद भी मिलते हैं, छूटते हैं। लेकिन मैं अपने कन्नौज क्षेत्र के लिए लगातार अगले 30 साल ऐसे काम करना चाहता हूँ, जिससे कि क्षेत्र का कुछ सर्वांगीण विकास हो और समेकित एक कॉम्पोजिट प्रोजेक्ट्स हों। अरुण साहब, अगर देखा जाए तो कन्नौज उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में काफी फेमस रहा। कन्नौज में छापे पड़े तमाम बातों को लेकर और आप का बैकग्राउंड है, पुलिस बैकग्राउंड भी रहा है। जैसे ही आपने पार्टी ज्वाइन किया, तमाम पार्टियों के रिएक्शन आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि आपके साथ जिन जिन अधिकारियों ने काम किया, तमाम अधिकारियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, उन्हें हटाया जाए, क्योंकि ये तैयारी पहले से चल रही थी। तो इस तरह के जब आरोप सुनते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब आप क्या आगे जवाब देंगे चुनाव प्रचार में अगर लोग सवाल करेंगे, जैसा आपके चुनाव प्रचार धुआंधार चल भी रहे हैं? पहला तो अनुरोध कि आप अब मेरे नाम के पीछे से साहब हटा दें और असीमी बोलें या जी लगा दें तो पर्याप्त होगा। क्योंकि मैं अब सरकारी सेवा में नहीं हूँ, मैं लोक सेवक हूँ और मैं ये साहब, सर आदि के लिए अनुरोध करूँगा कि ऐसा ना कहें। दूसरा, कन्नौज में जो बहुत भारी मात्रा में कैश, गोल्ड आदि की रिकवरी की गई है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा था और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उसको हवा दी जा रही थी, उसको समर्थन दिया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि ये हमारी केंद्रीय एजेंसियों की बहुत बड़ी सफलता है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। मैं कानपुर में था तो वहाँ भी कुछ रिकवरीज़ इस संबंध में हुई थी। लेकिन मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने भ्रष्टाचार के लिए हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मुझे हमेशा गौरव होता है कि मैं आगरा में था 2011 में, 12 में, तो एक बहुत मजबूत एंटी करप्शन अभियान मैंने चलाया, जिस समय अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा, मुझे बहुत जोश आया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक बड़ा उस समय अभियान चलाया और उसका अच्छा परिणाम मिला। अब आने वाले समय में यदि मुझे अवसर मिलेगा, तो पहला मैं अपने जीवन में ईमानदारी और शुचिता को हमेशा बना के रखूँगा, इसमें कभी कोई समझौता करने की बात ही नहीं होती और साथ-साथ लोक जीवन में जो भी मुझे कार्यक्षेत्र मिलेगा, उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है, ऐसे सिस्टम बनाने के लिए और प्रयास करूँगा। हमेशा से ये बात निकल कर आती है कि राजनीति में पढ़े-लिखे लोगों को आना चाहिए। आपका बैकग्राउंड भी ऐसा है, आप सिविल सर्विसेज से आए, आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है। आपने एटीएस में भी एक ऐसे केस को सॉल्व किया था जहाँ पर आतंकवादी हमला करने वाले थे और तब आपने उसे पहले ही साजिश को नाकाम कर दिया था। फिर ये बातें क्यों उठती हैं जब एक पुलिस कमिश्नर या एक पुलिस अधिकारी या एक कोई बड़ा अधिकारी भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी ज्वाइन करता है? इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में आपसे पहले भी पुलिस कमिश्नर या इस बैकग्राउंड के लोग आए, डॉक्टर सत्यपाल सिंह हो, यशवंत सिन्हा, जो काफी आगे तक राजनीति में पहुंचे।
तो आपको लगता नहीं कि पढ़े-लिखे लोगों को ही आना चाहिए ज़्यादा और ये बातें उसके लिए आपके पास पर्याप्त जवाब भी है? मैं आपसे सहमत हूँ और लेकिन मैं ये पढ़ा-लिखा नहीं बोलूँगा क्योंकि राजनीति में पढ़े-लिखे लोग बहुत सारे हैं, मुझसे ज़्यादा बहुत पढ़े-लिखे लोग होंगे। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी औपचारिक शिक्षा तो बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उनका ज़मीनी ज्ञान इतना है कि उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और हम सबको सम्मान करना चाहिए। जो बात आप कह रही हैं मैं उसको दूसरे शब्द में कहूँगा कि विविधता आनी चाहिए राजनीति में और मेरे जैसे विविध बैकग्राउंड के लोग आने चाहिए। मेरा अनुभव क्या है? एक अनुशासित जीवन चलाना, एक बड़े सिस्टम को संचालित करना, किसी प्रोजेक्ट को कॉम्पोजिट यानी समेकित रूप से चलाना, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का कुछ मेरा अनुभव है। तो ये अनुभव पार्टी और यदि सरकार में कुछ मुझे दायित्व कभी भी भविष्य में मिलता है, तो मैं उसको अपने काबिलियत के अनुसार योगदान करूँगा, उसको और अच्छा सीखने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार जैसे मेरे मित्र और बैचमेट हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी, हुँ। जो रेल मंत्री हैं और आईटी मंत्री हैं। जी, जी। तो उनकी विशेषज्ञता का लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है और सर्विस डिलीवरी बेहतर हुई है और ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ और ना मैं आखिरी हूँ, क्योंकि हुँ। माननीय मोदी जी ने ये इस चीज़ को कॉन्शियसली किया है कि ऐसे सिविल सेवा ही नहीं अर्थ से सोशल फील्ड से लोग आएँ और आकर के अपना योगदान करें। असीम जी, जब आप राजनीति में आए तो लोगों ने सोचा कि ये राजनीति का नया स्टूडेंट होगा, लेकिन हमने जो आपके चुनाव प्रचार वगैरह देखे, एक परिपक्व राजनेता की तरह आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आपको काफ़ी स्नेह भी मिल रहा है, लोगों की भीड़ भी जुट रही है, हालाँकि कोरोना के गाइडलाइंस हैं। किन बातों को लेकर आप उनके पास जा रहे हैं और आपकी सीट काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी मानी जा सकती है कि कई बार से एमएलए वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। तो क्या बातें हैं जो प्रभावित करेंगी लोगों को और लोग आपको वोट देंगे? अ, पहले तो धन्यवाद अगर आपको मैं परिपक्व राजनीति दिखने लगा हूँ, पर ऐसा है नहीं। मेरे तो अभी मुश्किल से 8-10 दिन का राजनीतिक अनुभव है और मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी कि अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना या अंग्रेजी में बी योरसेल्फ उन्होंने कहा और मैं उस बात पे चल रहा हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं मुझे इसी प्रकार अपने आप को सबके सामने रखना चाहिए, मुझे किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए। हाँ, अब मैं जिस नए जीवन में आया हूँ, उसके अनुभव से मेरे अंदर धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन आएँगे, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, ईमानदारी, शिष्टाचार, समावेशी व्यवहार, विशेषज्ञता से काम करना, इनमें कोई परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आएगा और वही चीज़ें रहेंगी। जो जिस आधार पे वोट माँगे जा रहे हैं, वो 2 हैं। पहला, माननीय योगी जी ने जो कानून व्यवस्था मज़बूत की है, वो बहुत बड़ा योगदान है। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं जाके अपने मित्रों से, अपने साथियों से पूछता हूँ जिनको संबोधित कर रहा हूँ, तो लोग खुद हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि पिछले 5 साल पहले और अब की कानून व्यवस्था में ज़मीन-आसमान का अंतर है। दूसरा, मोदी जी के विकास के मॉडल की और विकास की डिलीवरी अ, का मुद्दा है। ह घर-घर आवास, शौचालय, राशन, गैस, सम्मान निधि सबको मिली है। मैं लोगों से पूछता हूँ, मुझे कहना ही नहीं पड़ता है, तो लोग हाथ खड़ा करके स्वयं बोलते हैं और बताते हैं। एक मित्र, एक सज्जन मुझको मिले अभी 2 दिन पहले, मैंने उनका वीडियो भी पोस्ट किया है, जिनको मुँह में कैंसर हुआ और लाखों रुपए का उनका इलाज हुआ आयुष्मान अ, योजना के तहत और वो कह रहे थे कि अगर योजना ना होती तो मेरा सारी संपत्ति जो मेरी है बिक जाती, बच्चे मेरे सड़कों पे आ जाते। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो लगता है कि वाक़ई में हम लोगों ने पार्टी ने, हमारी सरकार ने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है और कानून व्यवस्था, विकास, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। और तीसरी बात जो मेरी मुझसे संबंधित है, एक ही बात है कि राजनीति में विविधता होनी चाहिए और ये एक बहुत बड़ा अवसर मुझको पार्टी ने दिया है कि मेरी ईमानदारी और अन्य गुण, हालाँकि अपने बारे में स्वयं तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मैं यहीं रुक जाऊँगा। तो कुछ सोच कर के मुझे पार्टी ने दिया यहाँ पे एक अवसर दिया है और मैं उस पे टिक के रहूँगा, अपने मूल आदर्शों पे कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। हाँ, परिवर्तन किस तरीके से मैं अपने आप को अब कंडक्ट करता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, वो एक पुलिस अफ़सर जब जाता है गाँव में और एक लोक सेवक जाता है, वो अंतर होता है और वो अंतर मैं अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ।
असीम जी, जहाँ तक कानून व्यवस्था की आपने बात की, जब कानून व्यवस्था की बात आती है और आपकी पार्टी योगी सरकार या केंद्र सरकार के नेता जब वहाँ जाते हैं और तब करते हैं, वो एनसीआरबी का डाटा रख देते हैं कि कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुए हैं, अभी भी क्राइम हो रहा है। तो इन चीज़ों का जवाब कैसे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी वो रहा है, तो ये जवाब क्या पार्टी दे रही है? जो क्राइम रिकॉर्ड्स का हम डेटा देखें तो उसके मुताबिक भी अपराधों में भारी गिरावट है, जो मुख्य अपराध होते हैं। लेकिन साथ ही जो अभियोग पंजीकृत किए जाते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी है। यानी पंजीकरण जो है वो खुला है, फ्री है, उस पे रोक-टोक नहीं है। हुँ, थोड़ा-सा अगर आप क्योंकि पूछा मैं गहराई से बताता हूँ। मान लीजिए पति-पत्नी के झगड़े के प्रकरण हैं, हुँ, चीटिंग फ्रॉड के प्रकरण हैं, इनमें संख्या बढ़ी। इसका मतलब पंजीकरण अच्छा हो रहा है। हुँ, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, ऐसे प्रकरण में, ऐसे अपराधों में संख्या बहुत कम हुई है। तो हुँ, आसान शब्दों में जो सड़कों पे होने वाली क्राइम है जिससे कि सब लोग प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हुई है। जो व्यक्तिगत क्राइम है परिवार के अंदर का या चीटिंग फ्रॉड, हुँ, उसकी क्योंकि पंजीकरण बहुत अच्छा किया गया है, लोगों को निराकरण मिल रहा है, तो हुँ। आपको टोटल संख्या ज़्यादा मिलेगी जिसको मैं शुभ संकेत मानता हूँ। और मेन हेड्स जो क्राइम के हैं उनमें कम हुआ है, जो वो भी एक शुभ संकेत है। आपने तो अलग-अलग पार्टी की सरकारों के साथ काम किया है और आप काफ़ी पॉपुलर पुलिस अधिकारी भी रहे हैं। तो क्या किसी सरकार के अंदर काम करते हुए आपको ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से दबाव आया अपराधियों को बचाने का, अपराधियों के केस रजिस्टर नहीं करने के, इस वजह से भी संख्या कम रही? मैं इसके ज़्यादा इसके विपरीत बात कहना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्ष जितना अच्छा माहौल पुलिस को काम करने के लिए मिला है, इतना कभी नहीं मिला। मैं हुँ, इस अवधि में 3 महत्वपूर्ण पदों पे रहा, एटीएस का चीफ रहा, हुँ, 112 का हेड रहा और कानपुर नगर का पुलिस कमिश्नर रहा। जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास कभी ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी से या सरकार में जो पदाधिकारी हैं, कभी किसी का एक संदेश नहीं आया कि किसी की गलत मदद करना है। और आप मुझसे नहीं, आप किसी से पूछिएगा सरकारी सेवक से या पुलिसकर्मी से कि हुँ, पिछले 5 वर्षों में जनप्रतिनिधि का फ़ोन तो आएगा ही क्योंकि उनके पास समस्या आएँगी। लेकिन साथ-साथ उन्होंने हमेशा कहा कि ये सज्जन आए हैं, उन्होंने मुझे ये बताया, लेकिन आप इसका परीक्षण करिएगा और इसको कानूनी रूप से अगर सही हो, तो मदद करिएगा। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है और होना भी चाहिए, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन किसी तरह का दबाव, गलत काम करने के लिए कोई प्रलोभन देना, ऐसा मैंने बिल्कुल भी होते हुए नहीं देखा और मेरे तमाम साथी जो सरकार में हैं, वो इस चीज़ को निश्चित रूप से हामी भरेंगे, उसका समर्थन करेंगे। क्या पहले की सरकारों में ऐसे दबाव थे? पहले की सरकारों में निश्चित रूप से दबाव थे। कानून व्यवस्था पहले क्यों खराब थी? आप अभी गूगल करके निकाल के देख लीजिए, कितनी बार अपराधियों को छोड़ा गया और अपराधियों को छोड़ देने की वजह से घटनाएँ हुई। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं और ये सबके सामने है। इसमें मुझे कोई विस्तार से बताने की ज़रूरत ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है उसका अंतिम परिणाम। आज लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी मज़बूत है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ खैर नगर, वहाँ से तिरवा करीब 13-14 किलोमीटर पड़ता है। हुँ, शाम को 7 बजे के बाद आज से 5 साल पहले कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, कार से जाने को तैयार नहीं होता था। और जी, आज पूरी रात ट्रैफिक चलता है, लोग आराम से आते-जाते हैं, साइकिल से आते-जाते हैं। ये आंकड़े में नहीं आ सकता है, ये अनुभव से आ सकता है। और हुँ, जब नागरिकों से बात होती है, तो ये अनुभव सब लोग बताते हैं। तो हुँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे विश्वास है, इस उपलब्धि की वजह से हम लोग को बहुत बड़ा जनादेश मिलेगा और पुनः सरकार बनाते हुए पुनः 5 साल की सेवा करेंगे और विकास और कानून व्यवस्था को और ऊँचाइयों पे लेकर के जाएँगे। जहाँ तक बात कानून व्यवस्था की है, ये हाल में जो इनकम टैक्स के छापे पड़े या फिर जो छापे राज्य सरकार की तरफ से डाले गए, उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। और खास तौर पर आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो काफ़ी इस बात को लेकर मशहूर हुआ। कन्नौज में इतने बड़े छापे पड़े, इतनी बड़ी रिकवरी हुई कि ये अपने आप में एक तरह से एक बड़ी बात बन गई, ना सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति किसी के पास अवैध पाई जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे ख्याल से बस बात इतनी ही है। कानून का राज स्थापित किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा रही है।
अगर किसी को लग रहा है कि ये उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ये बड़े अचंभे की बात है। कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पे अपराध करे, भ्रष्टाचार करे और जब पकड़ा जाए तो कहे कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये कैसा उत्पीड़न? सरकार का काम है और हमारी एजेंसियाँ जैसा कि दिख रहा है पूरे निर्भीकता से काम कर रही हैं और विशेषज्ञता से काम कर रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका राजनीतिक लिंकअप जो भी हो, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। वसीम साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि ज़्यादा कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कई नेता समाजवादी पार्टी में गए। हालाँकि कई लोग और उनके परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए, अपर्णा बिष्ट और मुलायम सिंह यादव के समधी। लेकिन ये बातें निकल कर आ रही है कि पिछड़े वर्ग के नेता जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? क्या पिछड़ों की राजनीति के इसमें बीजेपी पिछड़ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं और जितना मेरा अनुभव अभी सीमित है मैं ये बहुत बड़ा परिवर्तन अपने भारत के लोकतंत्र में देखता हूँ। पिछले कुछ समय में एक वोटों की ठेकेदारी या वोटों की सौदागरी का धंधा चला और वोटर उसमें आए भी। लेकिन आज हमारा वोटर, हमारा नागरिक, आप और मैं जिसमें शामिल हैं, बहुत परिपक्व हैं। क्या आपके धर्म जाति का कोई दूसरा व्यक्ति जहाँ वोट दे रहा है, उस पे निर्णय लेंगी? आप अपना इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र निर्णय लेंगी, जो कि नीतियों पे आधारित होगा। आपके जीवन को कौन-सी पार्टी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती रही है और आगे करेगी, इस पे निर्णय होगा। और ये केवल आप मैं नहीं सोच रहे हैं, ये हर व्यक्ति सोच रहा है। गाँव का, शहर का हर व्यक्ति ये चीज़ सोच रहा है और इस तरीके से अब भेड़-चाल में कोई राजनीति नहीं कर पाएगा और जो नेता गए हैं, यद्यपि मेरा राजनीतिक अनुभव और पार्टी में मैं बहुत जूनियर हूँ इस पे टिप्पणी करने के लिए, उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप देखेंगी कानून व्यवस्था और विकास के जो बड़े काम हुए हैं, इस पे निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनादेश मिलेगा। लोग असीम अरुण को आने वाले दिनों में एक भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा पिछड़े वर्ग का चेहरा भी देख रहे हैं। इस पे कैसी प्रतिक्रिया है आपकी? ये मैं समझता हूँ कि मेरा दायित्व है। मैं ईश्वर की कृपा से मुझे एक अच्छी नौकरी मिली आईपीएस की। मैंने वहाँ पे काम किया 28 वर्ष और आज से साढ़े ता 3 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए अपने गाँव में और हुँ, एक संस्था बनाई। हुँ, तो मैंने प्रयास किया उनके जाने के बाद कि मैं भी अपने गाँव से जुड़ूँ और ये काम करूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि सेवा में रहते हुए मैं केवल एक खाना-पूर्ति सी कर पाऊँगा, एक हॉबी सी चला पाऊँगा और कोई सार्थक दीर्घकालिक परिवर्तन मैं नहीं ला पाऊँगा। और मेरे लोक सेवा में आने का ये बहुत बड़ा कारण है। और मैं अपने आप को इसी रूप में देखता हूँ कि किस प्रकार समस्याओं का हल किया जाए और उस पे आगे बढ़ा जाए। एक छोटा-सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो मैंने बहुत नन्हा-सा योगदान अभी किया है। मेरे गाँव खैरनगर के पास एक गाँव है अड्डापुरवा। वहाँ पे एक बहुत अच्छी और बड़ी गौशाला लगभग निर्मित होकर के तैयार थी। उसको जाते हुए मैंने देखा और मुझे लगा कि इसको कि हम जल्दी से क्रियान्वित प्रभावी किया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय से मैंने अनुरोध किया, नगर पालिका चेयरमैन तिरवा से मैंने अनुरोध किया और दोनों का इतना सहयोग मिला और उसको 2 दिन के अंदर चालू कर दिया गया। तो जो पशु खेतों में नुकसान कर रहे थे, उनको अब किसान ला-ला करके उनको गौशाला के अंदर सुपुर्द कर रहे हैं और वो गौशाला चालू हो गई। तो इस प्रकार ये बहुत ही छोटा योगदान है, जो मात्र समन्वय भर का है मेरा, लेकिन मुझे संतोष है कि एक समस्या मैंने कुछ दिनों में हल करने में अपना थोड़ा-सा यत्न किया। लेकिन इस तरीके से सरकारी योजनाएँ, सरकारी धन, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्थानीय लोगों का श्रमदान, योगदान, समन्वय, उस पे काम किया जाए और समेकित तरीके से प्रोजेक्ट चलाते हुए बढ़िया से बढ़िया परिणाम दिया जाए। अगर मैं ऐसा कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट पाऊँगा। अरुण साहब, एक तरफ विकास की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अयोध्या, काशी विश्वनाथ और मथुरा की बातें भी निकाली जा रही हैं। तो क्या किन बातों पर वोट पड़ेंगे? आपको क्या लगता है? पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है या फिर दोनों के बीच सामंजस्य बिठाएगी पार्टी? कुछ सम्मान के और आस्था के प्रश्न होते हैं और उस पे निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ है। भगवान श्री राम का मंदिर
निर्मित हो रहा है, हम सब उसमें सहयोग कर रहे हैं और इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है, ये तो सबकी खुशी की और सम्मान की बात है और जो कुछ इसमें बाधाएं थी वो दूर हुई और अब सारी बातचीत अयोध्या की है कि अयोध्या वो किस तरीके से लाखों तीर्थयात्रियों को आने की कैपेसिटी बनाई जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए और रेल ट्रांसपोर्ट, सड़क सेवाओं को अच्छा किया जाए। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ में काशी में जो परिवर्तन किए गए हैं, मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर तैयार किया गया है और बहुत बड़े सारे काम काशी में किए जा रहे हैं, तो इसको राजनीतिक या पोलराइजेशन का प्रकरण कैसे देखा जा सकता है? ये तो जो श्रद्धालु आते हैं उनके सुख सुविधा के लिए किया जा रहा है। आगे और ज़्यादा श्रद्धालु आ सकें, उनको आने-जाने में कोई कष्ट ना हो, इनके लिए है और ये अगर मैं इसको आर्थिक रूप से बोलूँ तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी है। इसमें किसी को किसी प्रकार की शिकायत मुझे नहीं लगता होगी। लेकिन अखिलेश यादव के सपन में कृष्ण आ रहे हैं और कह रहे हैं सरकार उन्हीं की बन रही है। ये तो 10 मार्च को मालूम होगा और जितना मैं देख रहा हूँ और आपके सर्वे भी बता रहे हैं, ज़मीन पे लोग माननीय योगी जी की सरकार से 100% संतुष्ट हैं और ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, समस्याएँ बची हुई है अभी। अगले 5 साल में और समस्याओं को हल किया जाएगा। धीरे-धीरे हमारी समस्याएँ कम होती जाएँगी और हम भी विकसित देशों की तरह एक श्रेणी में खड़े होंगे। लेकिन किसी भी आप विकसित देश को भी देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, क्या वहाँ पे समस्याएँ समाप्त हो गई हैं? नहीं, वहाँ भी समस्याएँ हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएँ उन देशों ने हल की हैं, जो हमारे यहाँ हैं। तो हमको देश-विदेश अपने पड़ोस से सीखना है, समस्याओं का निराकरण करना है, स्वयं इनोवेशन करना है, कल्पनाशीलता रखना है और मुझे पूरा विश्वास है आप देखिएगा जब परिणाम आएँगे तो परिणाम बहुत सुखद होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए और 5 साल के लिए पुनः एक जनादेश मिलेगा, बड़ा जनादेश मिलेगा कि जिस तरीके से माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरी सरकार ने काम किया है, वो एक एक्सटेंशन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देगी। क्या फार्मर्स आंदोलन की वजह से जाट और दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है कि ब्राह्मण नाराज हैं, ये फैक्टर काम करेंगे इस बार के चुनाव में? इस बारे में अपने क्षेत्र के फीडबैक को ही दे सकता हूँ और कन्नौज आपका बदरपुर इलाका भी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र भी है, आपके इलाके में भी जी, इस वजह से मैं पूछना कृषि चाहती प्रधान है और बहुत अच्छी कृषि होती है हमारे यहाँ पे, आलू विशेषकर होता है हूँ। हुँ। और धान बहुत अच्छा होता है और जो कृषि कानून थे, वो प्रकरण बिल्कुल भी यहाँ पे मैं नहीं उसको चर्चा में पाता हूँ। कारण ये है कि पहले तो मूलतः जिस समय इसको लेकर के विवाद था, तो भी यहाँ पे लोग संतुष्ट थे क्योंकि जो मैं यद्यपि इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो सप्लाई चेन बनाने की बात है, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की बात है, वो कन्नौज में पिछले 5 साल में काफ़ी हद तक अच्छे से की गई है और उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो लोगों का खुला मन था उनके बारे में और अब जब निर्णय हुआ कि तीनों कानूनों को अभी नहीं लागू किया जाएगा और उसको पुनः परिवर्तन किया जाएगा, तो ये मुद्दा पूरी तरीके से हल है, लोग संतुष्ट हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किस तरीके से कृषक की आय को दोगुना किया जाए, इसके ऊपर और कल्पनाशीलता की ज़रूरत है। बहुत सारे उपाय हैं और उनके ऊपर काम किया जा रहा है। रैलियों पर जो पाबंदी लगाई गई है, दूसरी पार्टियों में दिक्कतें आ रही हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं लोगों से जनसंपर्क करने में या कुछ इसका नुकसान देखते हैं कहीं पे? जो कोविड को लेकर के नियम बनाए गए हैं, सीमाएँ दी गई हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं और उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरी सख्ती से पालन करें और केवल मास्क उतारते हैं फ़ोटो आदि खिंचाने के लिए और साथ ही साथ हम अपनी सभाओं में भी सबसे अनुरोध करते रहते हैं कि वो कोविड के नियमों को सख्ती से मानें। दूसरा जो डिजिटल प्रचार इस बार हो रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि मैं समझता हूँ सोशल मीडिया, स्मार्टफ़ोन शायद करीब 30% वोटर के हाथ में ही होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका रोल सीमित है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हो सकता है प्रचार का साधन यही मुख्य हो जाए और जो कि अच्छा होगा
क्योंकि उसमें फिर जितना चुनाव का खर्चा है वो कम होता जाएगा और मेरे जैसे कैंडिडेट जो जिनको एक सामान्य पेंशन केवल मिलती है और थोड़ी सेविंग है, वो और विचार कर सकते हैं कि वो राजनीति के क्षेत्र में कूदें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान। पहले दिक्कतें आती थी ग्रामीण इलाकों में, लोगों को सर्वर नहीं मिलते थे, सिग्नल नहीं मिलते थे। इस तरह की दिक्कतें क्या अब भी आती हैं आप लोगों को? मैम एक बार दोबारा प्रश्न पूछेंगे? पहले जैसे दिक्कतें आती थी ग्रामीण इलाकों में, इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती थी लोगों को, और रैली वगैरह अगर आप डिजिटल माध्यम से सोचे भी तो दिक्कतें होती थी। क्या अब ऐसी दिक्कतें आती हैं ग्रामीण इलाकों में? नहीं, नहीं। इसमें ये देखिए स्मार्टफ़ोन अभी हर एक के हाथ में नहीं है, क्योंकि उसको अफ़ोर्डेबिलिटी उसकी उतनी नहीं है। लेकिन इंटरनेट बैंडविड्थ बहुत ही अच्छी है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे रोज़ 1 या 2 ऐसे युवक या युवतियाँ मिलते हैं, जिनका जॉब बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गाँव में कहीं था और वो हुँ, अपने गाँव में बैठ कर के वर्क फ्रॉम होम काम जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है, जिसमें कि वो अपना योगदान कर रहे हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में या राष्ट्रीय कंपनी में और रुके हुए हैं श्याम का नगला गाँव में। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, हर्षित नाम के एक मित्र से, एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। वो शायद गुड़गाँव में उनका जॉब था और वो 1.5 साल से आराम से अपने घर पे हैं, अपने परिवार की सेवा भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी क्रांति ये होगी जब ऐसे विशेषज्ञ जो कभी भी कन्नौज में ना रहते, उनके लिए कन्नौज में जॉब अभी नहीं था, अब वो यहाँ पे हैं। वो हो सकता है ग्राम सभा की जो राजनीति है, विकास की बातें हैं, उसमें अपना योगदान करें, समाज सेवा करें। तो ये छोटा-सा एक इंडिकेटर है, लेकिन मुझे बहुत ही सुखद लगता है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और मुझे लगता है कि मीडिया को इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए, कवर करना चाहिए। बहुत रोचक बातें इसमें निकलेंगी और संभावनाएँ खुलेंगी। एक आखिरी सवाल असीम लास्ट साहब। हाँ, बिल्कुल। मैं ये हाँ जानना जी। चाहूँगी कि एक पुलिस अधिकारी असीम अरुण से जब ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ आया एक राजनेता के तौर पर, वो भाषण देना, लोगों से मिलना और क्या दिक्कतें आई? लोग जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ा या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर भाषण देने की कोशिश की या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी? इस तरह की बातें कुछ आई? जी, बिल्कुल निश्चित रूप से समस्या आ रही है, क्योंकि जैसे मैं हम और आप बात कर रहे हैं, तो मेरी मेरी स्टाइल अभी भी पुलिस वाली है कि जी, ये मर्डर हुआ है, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की मेरी भाषा है, जिसको मैं अब परिवर्तित करके और जोश वाली भाषा और नारा, हुंकार वाली भाषा में हुँ, लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अपने अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किसी की नकल करके मैं नहीं लाना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ अपने आप को पसंद करता हूँ और धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन आएगा, जो आवश्यकता होंगी, उसके अनुरूप आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपसे हुई, बहुत रोचक बातें हुई। ईटीवी भारत की तरफ से आपका धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो और हमको और आपको देख रहे सभी व्यूअर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का दिन भी बहुत शुभ हो और इस समय के लिए, इस अवसर के लिए आपको और चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।